क्या आ गया है, पेप्टाइड्स। तो देखिए मैं एक अमीनो एसिड यहां पर लिख रहा हूं, कोई भी कार्बन आर ग्रुप यहां पर मैं मान रहा हूं, यहां पर लिख दिया मैंने H, यहां लिख दिया है COOH और यहां पर लिख दिया मैंने NH2। तो इसके साथ एक और दूसरा अमीनो एसिड जोड़ेंगे हम, देखते हैं कैसा अमीनो एसिड जोड़ेंगे, CnH2 दैट इज R डैश दैट इज COOH, नीचे आ जाएगा H। तो ये पहले वाला अमीनो एसिड है, ये दूसरे वाला अमीनो एसिड है। कितने अमीनो एसिड है, 2। तो खुद से सोचिए, यदि अमीनो एसिड पास में आएंगे तो यहां से तो OH और यहां से एक H, देखो यहां से एक, देखो ना NH2 है ना बच्चे, NH2 है ना, एक H को मैंने ऐसे लिख दिया। तो आपको नहीं लग रहा कि यहां से पानी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पानी। और पानी कहां बाहर भाग जाएगा, पानी यहां से, और इन दो अमीनो एसिड के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो मैं इस पानी को यहां से भगा दूं तो H2O भाई तू भाग जा, भाग जा भाई तू H2O। तो अब CO और NH2 के बीच में बन जाएगा बॉन्ड। तो ये जो CONH वाला बॉन्ड है, देखिए ये वाला बॉन्ड, इसको केमिस्ट्री लैंग्वेज में बोलते हैं अमाइड बॉन्ड, क्योंकि अमाइड नहीं होते, CONH2 फंक्शनल ग्रुप अमाइड का होता नहीं होता, लेकिन बायो मॉलिक्यूल्स क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो उस लैंग्वेज में इसको बोला जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको बच्चे, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। दिस इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोला जाएगा, ये पेप्टाइड बॉन्ड। कब, जब एक अमीनो एसिड का COH और दूसरे अमीनो एसिड का NH2 आपस में मिलकर वाटर लॉस करवा देते हैं वहां से, तो वहां पर बनता है पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये भी तो आगे से, यहां से हाइड्रोजन आगे एक और पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगी, बनाएगी नहीं बनाएगी, ये भी तो OH यहां से निकल कर आगे एक और पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा नहीं बनाएगा। तो इसका मतलब जब नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बहुत ज्यादा हो जाएंगे, उधर भी यहां से लेकर पता नहीं कहां तक पेप्टाइड बॉन्ड बनते रहे और यहां से लेकर पता नहीं कहां तक पेप्टाइड बॉन्ड बनते रहे, तो उस टाइम पे बन जाएगा हमारे पास पॉलीपेप्टाइड। क्या बन जाएगा बच्चे, उस टाइम पे हमारे पास पॉलीपेप्टाइड बन जाएगा। ठीक है, तो पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड आपको क्लियर है। जब n नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएंगे वो क्या क्या कहलाएंगे हमारे पास, पॉलीपेप्टाइड। और सिंपली हमारे पास जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो आप सीख चुके हो। तो चलिए स्टूडेंट्स एक बार पॉलीपेप्टाइड आपको जल्दी जल्दी बनाकर दिखा देते हैं। भाई देखिए कार्बन है, यहाँ पर है R ग्रुप, यहाँ है H, यहाँ पर है COOH, यहाँ पर है NH2, फिर एक और कार्बन आएगा, यहाँ पर R आएगा, यहाँ पर H आएगी, यहाँ पर आएगा NH2 ग्रुप, यहाँ आएगा COOH, फिर एक और कार्बन आएगा, यहाँ पर R आएगा, यहाँ पर H आएगी, यहाँ पर आएगा COOH, यहाँ आ जाएगी हमारे पास NH2, फिर एक और कार्बन आएगा, यहाँ पर R आएगा, यहाँ पर आ जाएगी H, यहाँ पर आ जाएगा COOH, यहाँ पर आ जाएगा बच्चे NH2। इस तरह से जुड़ते चले जाएंगे। मान लेते हैं कि बीच में n यूनिट्स इसकी जुड़ चुकी हैं। कितनी यूनिट्स जुड़ चुकी हैं, n यूनिट्स। तो बताइए यहां से वाटर लॉस हो जाएगा, तो यहां से बन जाएगा CONH, CONH। यहां से भी वाटर लॉस हो जाएगा तो यहां पर भी बन जाएगा CONH, यहां से भी वाटर लॉस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, CONH। अब सुनो, अब अमीनो एसिड कहीं ना कहीं तो खत्म होगा, यहां पर जाकर एंड तो होगा इसका कभी ना कभी चेन का, और यहां जाकर भी क्या होगा, इसका कहीं ना कहीं एंड होगा। ठीक है, यदि अमीनो जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, यदि COH पे जाकर उसका एंड हो रहा है, कहां जाकर एंड हो रहा है बच्चे, COH पे, तो उसको बोला जाता है C टर्मिनल। क्या बोला जाता है, C टर्मिनल। C टर्मिनल, C मतलब कार्बन, C का मतलब यहां पर क्या है, कार्बन, मतलब C का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड भी है यहां पर। कार्बोक्सिलिक एसिड पे यदि टर्मिनल मतलब वो चेन रुक रही है जाकर तो C टर्मिनल। NH2 मींस अमीन पे, अमीन पे जाकर यदि वो टर्मिनल हो रही है तो इसका मतलब उसको बोला जाएगा N टर्मिनल। क्या बोला जाएगा, N टर्मिनल। अब यदि एक आप लंबी चेन लोगे, किसकी, पेप्टाइड की लंबी चेन है, पॉलीपेप्टाइड की लंबी चेन, तो कहीं ना कहीं तो जाकर वो खत्म होगी ना। तो यदि वो कार्बोक्सिलिक एसिड पे खत्म हो रही है तो C टर्मिनल, यदि वो नाइट्रोजन पे जाकर या अमीन पे जाकर खत्म हो रही है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, N टर्मिनल बोला जाएगा उसको। ठीक है, तो ये था हमारे पास पेप्टाइड के बारे में और पॉलीपेप्टाइड के बारे में। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं हमारे पास प्रोटीन्स के बारे में। बच्चे क्या है, प्रोटीन्स, क्लियर है, प्रोटीन्स। लेट्स डिस्कस अबाउट प्रोटीन्स। देखें जनरली जो प्रोटीन्स होते हैं हमारे पास वो क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। पॉलीपेप्टाइड्स मींस जहां पर बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होंगे उनको क्या बोला जाता है, पॉलीपेप्टाइड। सोचो खुद से,
शुरू में हमारे पास क्या था, अल्फा अमीनो एसिड था, अल्फा अमीनो एसिड्स। अल्फा अमीनो एसिड से मिलकर क्या बनाए बच्चे हमारे पास, पेप्टाइड बनाए। पेप्टाइड ने मिलकर क्या बनाए हमारे पास, पॉलीपेप्टाइड बनाए। और पॉलीपेप्टाइड को ही हम क्या बोल रहे हैं, प्रोटीन्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, प्रोटीन्स। इट मींस प्रोटीन्स की जो सिमिलर मतलब छोटी से छोटी इकाई है वो क्या है, अल्फा अमीनो एसिड। मतलब किससे मिलकर बनते हैं, बेसिकली प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं। चलिए पॉलीपेप्टाइड का मतलब हम प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं। अब प्रोटीन्स, तो बेसिक डेफिनेशन क्या है प्रोटीन की। प्रोटीन जनरली हमारी बॉडी के अंदर मसल्स बिल्डअप का काम करते हैं, मसल्स बिल्डिंग का काम करते हैं हमारी बॉडी में। तो कहते हैं कि जहां पर 100 से ज्यादा अमीनो एसिड है, 100 से ज्यादा यदि अमीनो एसिड है तो उसको प्रोटीन बोला जाता है। और 10,000 एटॉमिक मास यूनिट से मास उसका ज्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोटीन। छोटे मान लीजिए 90 कहीं पर अमीनो एसिड है, 10 अमीनो एसिड है, 20 अमीनो एसिड, तो वो प्रोटीन में काउंट नहीं होंगे। लेकिन एक ऐसा हार्मोन है जिसको इंसुलिन हार्मोन बोलते हैं, इंसुलिन, उसमें बच्चे 51 अमीनो एसिड्स होते हैं टोटल। कितने होते हैं, 51 अमीनो एसिड। लेकिन फिर भी क्या है, वो प्रोटीन है। ये आप याद करेंगे अलग से, ठीक है। इंसुलिन कितने अमीनो एसिड है उसमें, 51 अमीनो एसिड है, लेकिन फिर भी वो क्या है हमारे पास, प्रोटीन की कैटेगरी में आता है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, तो बेसिकली दो तरह का प्रोटीन हमारे पास होता है। पहला है हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन। और सेकंड है बच्चे हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन। ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन, हमारे पास दो तरह का प्रोटीन होता है। एक बार मैं कुछ ढूंढ लूं ताकि मैं आपको इनकी स्ट्रक्चर दिखा पाऊं, ग्लोबुलर और फाइब्रस की। तो भी दो तरह का क्लासिफिकेशन है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स एंड फाइब्रस प्रोटीन। लेट्स सी व्हाट डू वी मीन बाय ग्लोबुलर प्रोटीन। देखिए हमें पता है कि अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड और अमीनो एसिड से मिलकर क्या बनता है हमारे पास, प्रोटीन बनता है। क्या बनता है, प्रोटीन। किससे मिलकर बनता है, अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड से। जब ये अमीनो एसिड की जो चेन है ना, देखो ये लंबी चेन है, ये आपस में उलझ कर ऐसे गोल हो जाती, बिल्कुल ऐसे गोल हो जाती। जैसे मैं डस्टर से सिखाने की कोशिश कर रहा हूं भाई आपको, भाई देखिए जैसे अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर आपस में ऐसे गोल हो जाए, देखिए गोल, ऐसे गोल हो गई, बिल्कुल गोल। गोल होने के कारण क्या होगा कि जो इसके हाइड्रोफिलिक ग्रुप हैं, हाइड्रोफिलिक ग्रुप वो बाहर की तरफ आ जाएंगे। देखिए मैं आपको सिखा रहा हूं, एक बार मार्कर कहां गया, देखियो ये स्ट्रक्चर है जो वो क्या हो गई है, इस तरह से गोल, बिल्कुल गोल हो गई है इस तरह से। और इसके जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, हाइड्रोफिलिक मतलब जो पानी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ये चारों तरफ इसके क्या है, पानी, वोटर, ठीक है। क्या है हमारे पास, ये वोटर, ये पानी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। देखो पानी की तरफ, इस तरह से बाहर की तरफ, जिसके कारण जो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं वो वोटर सोल्यूबल होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, वो वोटर सोल्यूबल। समझो ना भाई, जो हमारे पास प्रोटीन की जो चेन है ना, लंबी चेन, वो एक स्फेरोइडल स्ट्रक्चर बना लेती है। स्फेरोइडल स्ट्रक्चर मतलब स्फेयर की तरह स्ट्रक्चर बना लेती है, ऐसे गोल। और स्फेयर की तरह स्ट्रक्चर बनने से उसके जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, जो पानी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो बाहर की तरफ आ जाते हैं बच्चे। कहां जाते हैं, बाहर बाहर बाहर, जिससे वो पानी में सोल्यूबल हो जाते हैं। तो ग्लोबुलर प्रोटीन पानी में सोल्यूबल होती हैं, स्फेरोइडल उनकी शेप होती है। अब एग्जांपल्स क्या क्या है सर ग्लोबुलर प्रोटीन के, तो यदि ग्लोबुलर प्रोटीन के यदि मैं एग्जांपल बताऊं, हीमोग्लोबिन बच्चे ग्लोबुलर प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन। जितने भी एंजाइम्स हैं हमारी बॉडी में, एंजाइम्स, मोस्टली एंजाइम्स क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। हार्मोन्स हैं हमारी बॉडी में, हार्मोन्स क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन। सारे के सारे किस में काउंट करे जाएंगे, हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन्स में काउंट करे जाएंगे। अब आ जाते हैं फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन में क्या होता है कि जो प्रोटीन की चेन्स हैं, भाई एक सेकंड रुक जाओ, ये प्रोटीन की चेन, इसमें निकालें कोई चेन। ये मान लीजिए एक प्रोटीन की ये चेन है, लंबी चेन है इस तरह से, ये एक चेन है, ठीक है, ये एक चेन है। और एक और मैं दूसरा डस्टर ले लेता हूं यहां पर, उसकी भी एक चेन बना लेता हूं,
तो लेट मी फॉर्म ए चेन ऑफ दिस प्रोटीन, ठीक है, ये एक प्रोटीन हो गया। ये चेन आपस में लिपट जाती है इस तरह से, देखिए इस तरह से लिपट जाती है, कुछ इस तरह से लिपट गई, और लिपटने से इनकी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाती है, बॉन्डिंग के कारण स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर इनकी बन जाती है, स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर इनकी बन जाएगी। तो आपस में बॉन्डिंग करने के कारण इनके कैसी स्ट्रक्चर हो जाती है, क्रॉस्ड स्ट्रक्चर हो जाती है, आपस में स्ट्रक्चर उलझ जाती है, जिसके कारण फाइब्रस प्रोटीन वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? वाटर इनसोल्यूबल। जैसे फाइब्रस प्रोटीन के मैं आपको एग्जांपल दूं, कैराटीन, आप लोगों ने सुना होगा कैराटीन, एक प्रोटीन होता है जो हमारे हेयर्स में प्रेजेंट होता है, स्किन में प्रेजेंट होता है, ऊन जो होती है वूल उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, नेल्स में प्रेजेंट होता है, नाखून में। तो बताइए हमारे जो बाल हैं वो पानी में घुलते हैं क्या? नहीं घुलते, क्योंकि क्रॉस्ड या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर उनकी होती है। तो ये सारे किस में आने वाले हैं? हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन में आने वाले हैं। तो ये था हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, कितने तरह का? 2 तरह का, दैट इज ग्लोबुलर प्रोटीन एंड फाइब्रस प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन की स्फेरॉइडल स्ट्रक्चर होगी, वाटर सोल्यूबल होंगे। फाइब्रस प्रोटीन की कॉम्पैक्ट क्लोज्ड स्ट्रक्चर होगी, आपस में उलझी हुई स्ट्रक्चर, और जैसे कैराटीन वगैरह है ये सब है, तो ये फाइब्रस प्रोटीन है, वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट पॉइंट। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट की तरफ प्रोसीड करें, तो वो है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। बेसिकली यदि हम प्रोटीन की स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी 4 स्ट्रक्चर होती हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। 4 तरह की स्ट्रक्चर प्रोटीन की होती हैं। आपको पहली 2 याद रखनी है, किस तरह से बनेंगी, कोई यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ बनता नहीं है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से, बस आपको समझना है। तो बात करें यदि हम प्राइमरी स्ट्रक्चर की, प्राइमरी स्ट्रक्चर की, तो क्या होता है बच्चे प्राइमरी स्ट्रक्चर में? सिंपल जो प्रोटीन है उसमें जो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड जुड़ जाते हैं और एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बन जाती है, सीधी चेन, ऐसी सीधी चेन। तो वही है प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्या है प्राइमरी स्ट्रक्चर? जैसे बनाकर मैं दिखाता हूं आपको यहाँ पर प्राइमरी स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगी। लेट मी ड्रॉ द प्राइमरी स्ट्रक्चर। आपको ऐसे ही बनानी है भाई। तो कौन सी स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं यहाँ पर? प्राइमरी। तो देखिए सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ के बाद क्या आता है? NH आता है, नहीं आता? SCONH बॉन्ड बन गया। फिर कौन आता है? कार्बन। कार्बन पे कौन होते हैं? R, और कौन होते हैं? H। फिर आगे चलिए क्या आ जाएगा हमारे पास? सी डबल बॉन्ड O। फिर कौन आ जाएगा हमारे पास? NH, CONH आ गया। देखो से रिपीट करनी है आपको बार बार स्ट्रक्चर। फिर क्या आ जाएगा हमारे पास? C, दैट इज R, दैट इज H। फिर क्या आ जाएगा मेरे पास? देखो दोबारा से CHR आ गया। फिर से आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, देन क्या आ जाएगा मेरे पास? NH। फिर से क्या आ जाएगा? C, R और H। देखो बार बार वही स्ट्रक्चर है, CONH CRH, CONH CRH, CONH CRH, ठीक है। तो देन आगे चलिए हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास? अच्छा CRH आ गया, तो C डबल बॉन्ड O, दैट इज NH, दैट इज CRH और C डबल बॉन्ड O, और ऐसे ये स्ट्रक्चर बनती चली जाएगी उस साइड में, और सेम इस साइड में आ जाएगा हमारे पास CRH, और इस तरह से इस साइड में चली। तो ये जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बन गई हमारे पास, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, ये कहलाती है हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर। भाई मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं, यहाँ पर वायर्स लेके आया हूं मैं आपके लिए। तो देखिए ये ऐसे यदि स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है ना, इसमें बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं, तो क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर है। बोलिए ये भी क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये भी क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर है। क्लियर है? तो ये था हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्लियर है? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे आते हैं बच्चे, इसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में 2 तरह की स्ट्रक्चर होती है। एक तो पहली तो होती है सीट टाइप स्ट्रक्चर, जिसको प्लेटेड, बीटा प्लेटेड सीट जिसको बोला जाता है। बेसिकली क्या बोलते हैं? बीटा प्लेटेड सीट जिसको बोलते हैं। सर ये कैसे बनेगी? देखो कैसे बनेगी। एक लाइन में आ गई प्रोटीन की एक चेन, दूसरी चेन इसके नीचे बना दो, दूसरी चेन इसके नीचे, तो बनाए। तो देखो
C double bond O, that is NH, that is CR, that is H। फिर क्या आ जाएगा हमारे पास C डबल बॉन्ड O, सेम टू सेम बना रहा हूं ऊपर वाली भाई मैं, देन NH, देन CRH, देन मेरे पास क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, देन N, देन H, देन CRH, देन C डबल बॉन्ड O, देन N, देन H। इस तरह से स्ट्रक्चर बनती चली जाएगी। सेम इस साइड में होगा हमारे पास C डबल बॉन्ड O, CRH, देन NH, इस तरह से। अब देखना आपको यहां पर ये जो दो लीनियर चेन है कि ये चेन एक ये चेन, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। देखो C डबल बॉन्ड और NH के बीच में क्या हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या हो जाएगी बच्चे यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जब दो लीनियर चेन आपस में इस तरह से जुड़ जाती है, एक चेन ये आपस में जुड़ गई, ऐसे सीट बन गई ना, देखो सीट, तो इसलिए बोलते हैं इसको बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कौन सी बॉन्डिंग हो सकती है जो प्रोटीन की चेन उनके बीच में? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है बच्चे, एस बॉन्डिंग, और बाई सल्फाइड लिंकेज होती है। क्या होती है बाई सल्फाइड लिंकेज होती है। ये दोनों बॉन्डिंग आपको याद रखनी है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो आपको यहां पर दिख रही होगी, अच्छे से क्लियरली विजिबल होगी यहां पर किस तरह से हो रही है हमारे पास। ठीक है, अच्छी बात है। सल्फाइड मतलब सल्फर, क्योंकि इन अमीनो एसिड में सल्फर नहीं ले रखा तो हम बता नहीं सकते यहां पर आपको। सर यहां पर समझाने एक बार इनकी हेल्प से, तो देखो एक सीट ये आ गई, एक चेन ये आ गई, दूसरी चेन ये आ गई, तीसरी चेन ये आ गई। यदि ये तीन चेन आपस में जुड़ जाए बच्चे, ये चेन ऐसे जुड़ जाए तो बोले एक सीट बन रही है, नहीं बन रही? देखो एक सीट बन गई एक, तो इसे बोलते हैं बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दो तरह की स्ट्रक्चर होती है, एक तो ये जो प्लेनर सीट बन रही है, एक तो ये होती है प्लेनर टाइप सीट, और दूसरी होती है बच्चे अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर या हेलिकल टाइप स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरी स्ट्रक्चर कौन सी है। सेकेंडरी की ही बात कर रहा हूं मैं, सेकेंडरी की ही। दूसरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी में हमारे पास कौन सी आ जाती है? अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। एक बार देख लूं मैं। ठीक है, सेकेंडरी में पहली कौन सी थी? बीटा प्लेटेड सीट, बीटा प्लेटेड सीट। दूसरी कौन सी है? अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, हेलिक्स स्ट्रक्चर। सर ये कैसे बनेगी अल्फा हेलिक्स? तो भाई मैं इसको भी समझाने की कोशिश करता हूं, आपको देखना ध्यान से। इसमें से मैं एक धागा निकाल लूं, बस रुक जाइए थोड़ा सा। नहीं धागा है नहीं मेरे पास, बाई चांस ये एक लीनियर चेन है और इसको मैं ऐसे घुमाता हूं, देखिए ऐसे तो एक कोयल बन जाएगी ना, इस तरह से कोयल। देखो इस तरह से कोयल बन जाएगी। जैसे मैं इस वायर की बनाकर दिखाता हूं, यदि मैं इस चेन को ऐसे घुमाऊं तो इस वायर की ना कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगी। मैं कोशिश करूंगा भैया आपको दिखाने की यहां पर। ठीक है, तो देखिए ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगी, देखो इस तरह से। ठीक है, अब इस तरह से स्ट्रक्चर में बॉन्डिंग किस तरह से होगी बता रहा हूं मैं आपको। देखिए कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब बोलो यहां पर कार्बन होगा तो C डबल बॉन्ड O आएगा उसका, C डबल बॉन्ड O। क्या पता नीचे NH प्रेजेंट हो तो उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। मतलब यहां जो C डबल बॉन्ड O है, जो ऊपर NH है, इनके बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी, जिससे जो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है ये स्टेबल रहेगी। क्या रहेगी हमारे पास? ये स्टेबल स्ट्रक्चर रहेगी, स्टेबल रहेगी। ठीक है, तो यहां का C डबल बॉन्ड O यहां के NH के साथ बॉन्डिंग कर ले, यहां का C डबल बॉन्ड O यहां के NH के साथ बॉन्डिंग कर ले। इस तरह की बॉन्डिंग से इसकी क्वाइल्ड स्ट्रक्चर हो जाती है। कैसी हो जाती है? क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। इसको बोलते हैं अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे बच्चे इसको? अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो समझो ना भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यदि ये चेन सीधी है, बिल्कुल सीधी है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर है। क्या है बच्चे? प्राइमरी स्ट्रक्चर हमारे पास है। दिस इज प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर है। यदि ये तीनों आपस में ऐसे हो गई तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर। लेकिन ये ना सीट बना रही है एक सीट, इसलिए बोलेंगे बीटा प्लेटेड सीट। यदि ये कॉइल्ड हो गई ऐसे, इस तरह से कॉइल्ड हो गई है, इस तरह से कॉइल्ड, तो हो गई है सेकेंडरी की अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। सर टर्सरी कैसे बनेगी? देखो टर्सरी कैसे बनेगी,
बालों की चोटी देखी आप लोगों ने, जो लड़कियां खासकर बनाती है भाई बालों की चोटी, तो उस चोटी में क्या होता है, इन तीनों को ना ऐसे घुमा दो आपस में, रुक जाओ भाई रहे एक सेकंड, ये तीनों आपस में ऐसे जुड़ गई हैं, ये देखिए, कोशिश करें भाई समझाने की आपको, ठीक, ये देखो भाई, ये लो, ये टर्सरी स्ट्रक्चर आ गई बच्चे। मतलब जैसे जैसे आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते जाओगे प्रोटीन की, कॉम्प्लेक्स 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 और जटिल स्ट्रक्चर बनाते जाओगे, तो इसका मतलब वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पे पहुंच जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गई है, टर्सरी स्ट्रक्चर। क्लियर? अब क्या ये बीटा प्लेटेड शीट जैसी है? नहीं। अब क्यों ऐसी स्ट्रक्चर हो रही है? क्योंकि बॉन्डिंग बढ़ रही है ना। बॉन्डिंग कौन सी थी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग और बाइसल्फाइड लिंकेज। अब यदि इसी स्ट्रक्चर को आप ऐसे तोड़ दो, मरोड़ दो, बिल्कुल ऐसे बना दो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ये ले भाई, ये ले, थोड़ा सा और जोर लगाते हैं, तो ये आ गई है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। कैसी आ गई है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो ये थी हमारे पास प्रोटीन की स्ट्रक्चर के बारे में। जनरली जिस प्रोटीन की स्ट्रक्चर जितनी ज्यादा लाइट होगी, मतलब कमजोर स्ट्रक्चर होगी, टेम्परेचर का और पीएच का उस पर उतना ही चेंज पड़ने वाला है या चेंज होने वाला है उसकी स्ट्रक्चर में। किसके कारण? पीएच के चेंज के कारण। ठीक है, तो ये था भाई हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में। आई होप मैं काफी हद तक आपको क्लियर करवा पाया हूं कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में कितने टाइप की स्ट्रक्चर हमारे पास हो सकती है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स क्या है? डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन देखिए क्या है। मान लो कोई प्रोटीन है आपके पास, कोई प्रोटीन, उसकी नेचुरल स्ट्रक्चर होगी कोई ना कोई। क्या होगी बच्चे? उसकी नेचुरल स्ट्रक्चर। नेचुरल स्ट्रक्चर मींस प्रकृति ने, नेचर ने, भगवान ने उसको किसी ना किसी स्ट्रक्चर में उसको बनाया होगा। तो वो उसकी जो नेचुरल स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन की नेटिव स्ट्रक्चर कहलाती है या नेटिव स्टेट कहलाती है। कोई प्रोटीन की जो नेचुरल स्ट्रक्चर है, दैट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज नोन एज नेचुरल स्ट्रक्चर और नेटिव स्टेट उसकी कहलाती है। यदि आप उस प्रोटीन का पीएच चेंज करते हो बच्चे, या टेम्परेचर चेंज करते हो, या क्या चेंज करते हो? टेम्परेचर चेंज करते हो या पीएच चेंज करते हो, उसके कारण जो उसकी नेटिव स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाती है या उसमें गड़बड़ हो जाती है। इसको डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन बोला जाता है। जैसे ये स्ट्रक्चर है, मान लो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, इस प्रोटीन की नेचुरल स्ट्रक्चर क्वाटरनरी है। अब मैंने क्या किया? इसको गर्म कर दिया। गर्म करने से इसके बीच के बॉन्ड ब्रेक होने लग गए हैं। अब क्या होने लग गए हैं? बॉन्ड इसके बीच के ब्रेक होने लग गए हैं। तो बोलिए अब ये क्वाटरनरी से कहां आ गया है? सेकेंडरी में आ गया, सॉरी टर्सरी में आ गया। तो बोलिए ये क्या हो गया? डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। अब मैंने और टेम्परेचर को ज्यादा किया, टेम्परेचर को ज्यादा किया, तो बॉन्ड टूटते रहे, तो ये तीनों अलग अलग हो गए। देखिए इस तरह से, तो ये कौन सी स्ट्रक्चर में आ गए? सेकेंडरी में पहले बीटा प्लेटेड शीट बनेंगे और अलग होकर कहां जाएंगे? प्राइमरी में। तो इसका मतलब जो उसकी नेचुरल स्टेट थी, जो नेचुरल स्ट्रक्चर थी, उसमें तो गड़बड़ हुई ना टेम्परेचर चेंज करने से या पीएच चेंज करने से। दिस इज नोन एज अ डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। जैसे भैया आप एग को देखते हो, अंडे को आप देखते हो, अंडे के अंदर येलो कलर का प्रोटीन होता है, येलो कलर का प्रोटीन होता है। जब आप उसको गर्म करते हो तो वो हार्ड हो जाता है। इसका मतलब उसकी जो नेचुरल फॉर्म है वो उसमें क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज होने के कारण ये कहलाता है डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। यदि कहीं पर आप उस पीएच के चेंज को या टेम्परेचर के चेंज को खत्म कर देते हो, न्यूट्रल कर देते हो, तो वो प्रोटीन दोबारा से अपनी नेटिव स्टेट में आ जाता है। जरूरी नहीं कि आए, लेकिन कुछ प्रोटीन आ जाते हैं अपनी नेचुरल स्टेट में। इसको बोला जाता है रीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। क्या बोलते हैं बच्चे हमारे पास? इसको रीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स बोला जाता है। तो आई होप आपको डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, रीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है ये अच्छे से क्लियर हुआ है। क्लियर है? हाँ जी सर, ये बिल्कुल क्लियर है हमें। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। तो यहां तक था हमारे पास प्रोटीन्स का टॉपिक।